बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 2 दिन के वक्फे के बाद 2 छुट्टियां की हैं तो हाज़िर हूं, और 2 दिन जो छुट्टियां की हैं, जो वक्फा किया है, उसके लिए माजरत। खबरें बड़ी इकट्ठी हो गई हैं और सबसे बड़ा मौजू आज भी इमरान खान साहब चाहते क्या हैं। चकवाल में उन्होंने फिर हदें क्रॉस कर दी हैं। रेड लाइन एक से ज़्यादा मरतबा बोर की, नाम लेके सवालात किए, एक्स वाई का जिक्र किया, धमकियां दी। और खान साहब चाहते क्या हैं? क्या उनके कोई पीछे से कोई थपकी छिपकी है उनको, या वैसे ही वो खुद फ्रस्ट्रेशन का इतना ज़्यादा शिकार हो गए हैं कि इस तरह की बातें करना शुरू हो गए हैं। और फिर तोशाखाना केस में फ़ैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने उनकी नाअहली का मामला है, जो रेफरेंस भेजा गया था स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से। क्या तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन जो फ़ैसला महफूज किया है, जब वो सुनाएगा तो क्या वो फ़ैसला जो मंतज होगा, जो उसको नतीजा निकलेगा या इख्तिताम जो होगा उसका, वो खान साहब की नाअहली की सूरत में निकलेगा? इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वो जो अतर मिनल्ला साहब की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो दहशत गर्दी का मुकदमा था, जो उन्होंने ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज को धमकी दी थी, पुलिस वालों को धमकी दी थी कि तैयार हो जाओ, तगड़े हो जाओ, आ रहा हूँ मैं, एक्शन लूँगा। और फिर इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ज़मानत ज़मानत होगी, उनकी अबूरी ज़मानत इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से, और उन्होंने चैलेंज भी किया हुआ था। अच्छा, अतर मिनल्ला साहब ने जो हुक्म जारी किया है, उन्होंने कहा जनाब ये जो है ना 780 ये ख़त्म करें, दहशत गर्दी की दफ़ात नहीं लगती, दीगर दफ़ात के तहत जो मुकदमा है ये सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही निज़ाम अदल की, वो जो कह रहे हैं जनाब तकरीरों पे अगर पकड़ने लग जाएं फिर तो दरवाजे खुल जाएंगे, खिड़कियां खुल जाएंगी, हर बंदे के ऊपर केस बन जाएगा। वो तो इंतकामी कार्रवाई के लिए तो केस बनते ही रहते हैं। जैसे पंजाब में उन्होंने मरियम औरंगज़ेब और जवेद लतीफ़ के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। वो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें इमरान खान के मज़हब के हवाले से कुछ जवेद लतीफ़ साहब ने सवालात उठाए थे और पीटीवी पर नशर हुई थी। और अब पता चला है कि केपी में भी उसी वक़ुआ की एक एफआईआर दर्ज हो गई है। अगर कानून के मुताबिक चलना हो फिर तो ठीक है, फिर तो तकरीर पे मुकदमा अगर बनता होगा तो दर्ज होना चाहिए, अगर नहीं बनता तो नहीं होना चाहिए। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, पंजाब हुकूमत ने किया है, करवाया है बल्कि, और एक मौलवी साहब ने लाहौर में करवाया है, केपी में एक पीटीआई के कारकुन ने करवाया। वो तो मुकदमात को खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है ना, उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। खान साहब की ज़ुबान में तो इतना असर है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं वो लब्बैक कहते हुए कुछ भी कर सकते हैं उनकी। वो आपको याद होगा 2014 में जो एसएसपी अभी फ़ौरन ही उनका तबादला करके लगाया गया था धरनों के दौरान, तो बेचारी पहला या दूसरा दिन था उनका, वो लंबे से थे जवान से, तो मेरे जहन से नाम उनका निकल रहा है। तो तबादला होके आए थे, पहला या दूसरा दिन था, तो उन्हें डंडों से मारा गया, तशद्दुद किया गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था उन्हें। तो क्योंकि खान साहब ने उस वक्त भी नाम ले लेके कहा था कि तुम लोगों से निपटूंगा, और फिर उनके कारकुनों ने निपटा था। तो खान साहब अगर कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने खुद ये केस में ऑब्जर्वेशन दी थी या रिमार्क्स दिए थे कि खान साहब के कहने पे या खान साहब की इस पुकार पे, ललकार पे अगर उनके कारकुन ज़ेबा चौधरी पे हमला कर देते तो फिर क्या नतीजा निकलता। इस तरह की बातचीत तो हुई थी, और सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हुई थी कि ज़ेबा चौधरी की सिक्योरिटी वगैरह का जो क्या इशू है, क्या मामला है। तो वो मैंने कब बताया था आपको कि उनकी सिक्योरिटी जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने ज़रा सख्त कर दिया है। तो बात ज़रा दूसरी तरफ निकल गई। खान साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज है एफआईआर, वो एफआईआर हम आपको कोशिश करते हैं कि स्क्रीन पे दिखा दें। तो उसमें दफ़ा ही एक लगी हुई है एटीए की, 780। और फिर अगर एक ही दफ़ा है तो बाकी फिर दफ़ात कौन सी होंगी, सेशन कोर्ट में क्या जाएगा, ये मेरी समझ से बाहर है। कोई ज़िमनी वगैरह में ना लिख दी हो उन्होंने कोई दफ़ा, और दीगर धमकियों शमकियों की और दफ़ात शामिल ना कर दी हो ताज़ीरत पाकिस्तान की।
लेकिन FIR में तो सिर्फ एक दफ़ा वही लगी हुई है। तो फिर वो जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वो सेशन कोर्ट में क्या मुंतकिल करेगी उस मुकदमे का। और वैसे भी वो जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज खान साहब की पेशी भी है, और खान साहब तो शायद पेश नहीं हुए, और बाबर अवान साहब वहाँ गए हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब ये दरख्वास्त आप वापस ले लें, मेरे पास ना चालान है ना कोई बात है, तो मैंने क्या आर्डर करना है, मेरा तो इख्तियार ख़त्म हो गया हाई कोर्ट के हुक्म के बाद। बदमाशी देखें, कह रहे हैं जी नहीं नहीं दरख्वास्त वापस नहीं लेनी हमने। और भाई जब ATA रह ही नहीं गई और ATA वाली जो दफ़ा है, और फिर इंसदाद दहशतगर्दी का इख्तियार ही नहीं रह गया, तो फिर दरख्वास्त पड़ी भी रहे तो क्या हो जाएगा। तो उसके लिए ज़ाहिर है अगर दीगर दफ़ात ज़िमनी वगैरह में शामिल करके उन्होंने ताज़रीत पाकिस्तान की इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए तो फिर ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट से रिव्यू करना पड़ेगा। बहरहाल ये मुझे समझ नहीं आई, FIR में सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी की ही दफ़ा लगी हुई है, तो इसका मतलब है मुकदमा ही खारिज हो गया। यही बनता है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट को देखा जाए। तो ज़िमनी वाली दफ़ात का जो है वो मेरे इल्म नहीं है। अगर ज़िमनी में कोई दफ़ात लिखी है तो फिर वो भी केस बड़ा कमज़ोर सा हो गया है। वो इसलिए कमज़ोर हो गया कि जनाब फिर वो कहेंगे आपने बाद में सोच विचार करके ये दफ़ात लगाई हैं, तो इनकी कोई अहमियत नहीं रह गई। इस तरह की वो जो केस है एक तरह से ख़त्म ही हो गया खान साहब के ख़िलाफ़, ये वाला केस जो है। और वो इस्लामाबाद वो अपील में जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जा सकता है। अब तोशाखाने वाले जो केस है, तोशाखाने वाले केस में खान साहब के ख़िलाफ़ मुख्तसर समाअत के बाद कोई लंबी चौड़ी समाअत नहीं की उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। ये स्पीकर की तरफ से रेफरेंस भेजा गया था कि 62(1)F के तहत ये नाअहल बनते हैं। तोशाखाने से जो तोहफ़ लिए थे वो अपने उन्होंने गोशवारों में ज़िक्र नहीं किया इमरान खान ने, और हक़ाइक़ छुपाने या असासे छुपाने के इल्ज़ाम में उनके ख़िलाफ़ जो नाअहली का मामला है वो रेफ़र किया गया था। तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी मज़ीद जो तहक़ीक़ की या मज़ीद कार्रवाई की मतकाज़ी थी, तकाज़ा था कानून का कि उनकी मज़ीद तहक़ीक़ात की जाएँ। मसलन ये कि जो तोशाखाना से इन्होंने तोहफ़ लिए थे, और एक कमेटी होती है जो कीमतें लगाती हैं कि इस तोहफ़े की कितनी कीमत हो सकती है। वो 10 करोड़ से ज़्यादा मालियत के तोहफ़ जो थे वो ले गए थे खान साहब। और जो इन्होंने अपने गोशवारों में बैंक की रसीद लगाई है कि ये पैसे, उसमें ये नहीं बताया गया कि ये तोशाखाने वाले हैं कौन सा, लेकिन उन्हें 5 करोड़ की आमदनी ज़ाहिर की गई है, और उनके वकील ये कहते हैं ये वही तोशाखाने वाले हैं। वो जब 10 करोड़ की मालियत के तोहफ़ लेके गए हैं, और फिर ज़ाहिर है वो 10 करोड़ के थोड़ा बिकने थे, वो महंगे बिकने थे, वो 5 करोड़ पे कैसे आ गए। इस तरह की रसीदें वगैरह जो हैं, जो बेचे गए थे तोहफ़, वो कितने में बेचे गए, बहुत सारी चीज़ें तहक़ीक़ तलब हैं अभी, लेकिन फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। इससे मुझे ये लगता है कि जब ये फ़ैसला सुनाया जाएगा तो ये फ़ैसला ये नहीं होगा कि खान साहब को नाअहल कर दिया गया है या दरख्वास्त जो है या रेफरेंस जो है वो खारिज कर दिया गया है, बल्कि ये मामला मज़ीद तहक़ीक़ के लिए मेरा ख़्याल है एक तो ये हो सकता है कि वो एडमिट कर लें कि जनाब समाअत के लिए मंजूर कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तहक़ीक़ तलब हैं, और इसलिए ये हम इसको आगे अब चलाएँगे और उसके लिए कोई भी कमीशन, लोकल कमीशन टाइप चीज़ बना देंगे, जनाब तहक़ीक़ात करके रिपोर्ट दें। दूसरा ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन समझे तो मामला मज़ीद कार्रवाई के लिए सेशन कोर्ट को भी भेजा जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत नहीं है, और 62(1)F के तहत वही शख्स नाअहल हो सकता है जिसे कोई अदालत ये डिक्लेयर करे कि ये सादक और अमीन नहीं है, तो तब भी हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन अगर कर भी दे तो फिर वो मामला, अगरचे फैसलावादा वाला मामला जो है वो नाअहली वाला है, अब किसी ट्रिब्यूनल को भी ये मामला रेफ़र किया जा सकता है कि ट्रिब्यूनल जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो मामले की तहक़ीक़ात करके और फिर कार्रवाई करे, और ट्रिब्यूनल की कार्रवाई जो है वो अदालत की कार्रवाई ही समझी जाती है, अदालत की कार्रवाई की तरह होता है, सेशन कोर्ट को भी भेजा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मामला लटकेगा, ना ही वो रेफरेंस खारिज करेगा इलेक्शन कमीशन, और ना ही
फौरी तौर पे नाअहली का फैसला सुना देगा। क्योंकि अगर इन हालात में नाअहली का फैसला सुनाया जाता है तो फिर इसमें बहुत सारे सुकम रह जाएंगे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठी हुई है ऊपर और वो स्टे कर सकती है बहरहाल। और दूसरा, जो केपी की हुकूमत है वो खान साहब के जलसों को, खान साहब के इलेक्शन को जिस तरह सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, सहूलतकारी का काम कर रही है, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है और इलेक्शन में ये बार बार तंबीह कर रहा है, वार्निंग दे रहा है कि जनाब ये ना सरकारी मशीनरी इस्तेमाल ना करें आप, और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, इस तरह की बातें चाहते, तो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पे तो होता है जुर्माना। लेकिन ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से कुछ आगे का मामला है। केपी की हुकूमत वगैरह जो कर रही है और खान साहब जो कर रहे हैं और उनके जो वज़ीर आला, कुछ MPAs, कुछ अरकान असम्बली, वज़रा जो हरकतें कर रहे हैं वो उस पर अदालत, एक ये भी हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन एक बाकायदा हुक्म जारी कर दे। अगर हुक्म जारी करता है इलेक्शन कमीशन तो फिर इलेक्शन एक्ट की का जो सेक्शन 10 है उसके तहत फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, यानी एक कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। तौहीन अदालत कह लें या तौहीन इलेक्शन कमीशन कह लें, वो उस पर कार्रवाई हो सकती है और फिर वो तौहीन अदालत वाली सारी दफात जो है वो उसको इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को कि उनके तहत सजा दे दे और मे भी मामला इस तरफ चला जाए कि एक पहले हुक्म जारी करें कि तंबीह की गई बार बार, अब हुक्म दिया जाता है कि आइंदा ऐसा ना हो और अगर ऐसा होगा तो फिर कार्रवाई होगी। बहरहाल ये करप्शन भी है कि एक उम्मीदवार के लिए खिताब करवाने के लिए आप अपना हेलीकॉप्टर दे दें, और अब ये पता चला है कि वहाँ कोई हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के हवाले से भी जो केपी असम्बली है वो कोई बिल शिल जो है वो मंजूर कर रही है, पास कर रही है। अब दूसरा मौजू कि खान साहब आखिर चाहते क्या हैं, किससे खौफजदा हैं। कल जो चकवाल में खिताब फरमाया है, चकवाल समझ गए ना आप, तो वहाँ जनाब खान साहब ने एक तो ये की कि हासे वाली बात उन्होंने फरमा दी। उन्होंने कहा जी मैं जो मुल्क की क़यादत पर पहुँचा, यानी मैं वज़ीर आज़म बना, तो मैं अपने पैर पर खड़ा होके आया था। 2018 में या उससे पहले 2010 से किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा था, मुझसे किसी ने धरने नहीं करवाए थे, मेरे लिए वो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम नहीं बैठ गया था। मैं अपने बलबूते पे वो कहते हैं जीत गया हूँ। मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट के नर्सरी में मुझे नहीं पाला गया। ये अब वो बंदा कह रहा है जिसके बारे में कोई शक ही नहीं है कि उन्हें किसने पाला, किसने उनके कंधे पे हाथ रखा, किसने थपकियां दी, किसने उन्हें खड़ा किया, किसने बैसाखियां दी। खान साहब खुद कहते रहे हैं कि जनाब मैं, क्योंकि मेरे पास अक्सरियत नहीं थी वाजे, और ये भी वो इल्ज़ाम फौज पे ही लगाते हैं कि मैं तो जनाब 2/3 अक्सरियत से जीत रहा था लेकिन इन्होंने मेरी सीटें कम करवा दी। खान साहब को पता नहीं क्या गलत फहमी हो जाती है, क्या जोम है, या बहुत ज़्यादा झूठ उनके दिमाग में वो भरा हुआ है कि वो समझते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ सच है। एक मरहला ऐसा आ जाता है कि झूठ इतनी मरतबा बंदा बोलता रहता है कि उसको खुद ही यकीन आ जाता है कि यार, उसे खुद भी ये लगने लग जाता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो अब खान साहब ऐसी बातें करना शुरू हो गई ना, मैं उनका बंदा ही नहीं था, और वो खुद कहते थे कि जनाब बिल पास करवाना होता था, कुछ और करवाना होता था, तो एजेंसियों को कहना पड़ता था, फ़ोन करने पड़ते थे, फिर फ़ोन करवाने पड़ते थे, और फिर खान साहब DG SPR का नाम लेके मुखातब होके उनसे सवाल करते हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि जनाब ये जो आपने मेरे बयान पे रिएक्शन दिया था, रद्द-ए-अमल दिया था, इन्होंने कहा था ना कि वो कुछ ऐसा बंदा ले आए जो मुहब्बे वतन ना हो, चोरों की सरपरस्ती करे, आर्मी चीफ, तो उस पे फिर DG SPR ने रिएक्शन दिया था। इसको उन्होंने पूरी फ़ौज की तरफ से कहा था जनाब ये क्या बात हुई, एक तरह से मजम्मत की थी, गम गुस्से का इज़हार किया गया था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से। अब वो कहते हैं वो मेरे गल नूं समझता जाना सी DG SPR, ये वो खान साहब फरमा रहे हैं। वो ये नहीं कहा, लेकिन वो लहजा तकरीबन वही था कि समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा था या मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन चोरों के हाथों हम आर्मी चीफ का, यानी वही बात कि जो पहले इन्होंने मतनाज़ा बनाने के लिए शुरू की थी, जिस पे रिएक्शन दिया था फ़ौज ने DG SPR के ज़रिए, अब फिर वही बात इन्होंने की है कि इन चोरों के हाथों में क्यों आर्मी चीफ जैसा जो होता है वो उसका होना चाहिए मेरिट पे। मेरिट क्या होगा? सीनियरिटी। सीनियरिटी भी मैंने बताया था
साबक जर्नैलों के हवाले से कि जनाब वो सीनियरिटी वाला जो इशू है ना वो फ़ौज में नहीं काबिल अमल। और फिर हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने उस पर मज़ीद ये कहा कि जनाब ये हमारा जो हमारी लड़ाकू कोर्स होती हैं उनके बंदे आर्मी चीफ बनते हैं या चेयरमैन बनते हैं जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के, तो वो अगर सीनियरिटी पे उस वक्त सबसे ऊपर इंजीनियरिंग कोर का बंदा हो तो क्या उसको लगा दें, वो कैसे काम चलेगा। मेडिकल कोर का बंदा उस वक्त सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल हो, एजुकेशन कोर का बंदा, या ये तीनों ही यक वक्त पहले दूसरे तीसरे नंबर पे हो, तो क्या इन तीनों में से ले लिया जाए। फिर वो जो उसका ऑपरेशनल मामलात होते हैं, बहुत सारे दीगर मामलात होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, तो वो उनका तो हवाले से तजर्बा ही नहीं होता। तो कैसे वो सीनियरिटी के असूल के तहत जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रर किया जाता है मामले को चलाया जा सकता है, ये मुमकिन ही नहीं है। वो यही जो तरीक़ाकार है दी बेस्ट समझा जा रहा है फ़ौज के अंदर भी। और अगर हुकूमत सही मेरिट पर काम करने वाली हो तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से 19-20 का मैंने कहा था फ़र्क होता है। अब खान साहब जो कह रहे हैं बात, एक तो खान साहब को ये खदशा है कि, बल्कि खदशा क्या ये हकीकत है कि उनके जो टॉप 10 हैं लीडर्स पीटीआई के, वो तमाम के तमाम जो है एस्टेब्लिशमेंट को रिपोर्टें देने वाले, उनके साथ राब्ते करने वाले, और फिर खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने अपने वीलाग में कहा था मैंने छड़ना जाना, मैंने कोई धोखा ना करना। लेकिन अब ये पता चला है कि 1-2 दिन पहले खान साहब ने बाकायदा उन्हें ये कहा है कि वो मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करो, तुम लोग मिलते हो जाके उनको, ये मुलाकातें बंद होनी चाहिए और मुझे बताया करो जो भी होता है। तो वो वहाँ खान साहब को कुछ और कह जाते हैं, वहाँ जाके कुछ और कहते हैं। जनाब खान थे तुहानू पता मेंटल हैगा ते असीं तां बेबस हाँ, साडे तो काबू नहीं आ रहा। तो 10 जो इनका मैं जिक्र करूँ टॉप 10, 4-5 तो आपके सामने ही है ना। उनमें मखदूम साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खट्टक, असद उमर, फवाद चौधरी और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये सारे उधर जाते हैं, जाकर रिपोर्टें देते हैं। खान साहब वो अपनी गेम पे है, खान साहब अपनी गेम पे है। अच्छा, अब खान साहब XY का जिक्र करना, XY कि उनके फ़ोन आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। भाई खान साहब जो नामालूम नंबरों से फ़ोन आते हैं, तो खान साहब आप उनका नाम बता दें कि किसने क्या किया है। ये तो सीधी-सीधी आइन की खिलाफ वर्जी है, सरीहन। अगर फ़ौज की तरफ से फ़ोन आते हैं तो हम इसकी हमेशा माज़ी में भी मज़म्मत करते रहे, अब भी मज़म्मत करने के लिए तैयार हैं। हमारे वीलाग्स भरे पड़े हैं कि फ़ौज जो है ये सियासत में मुदाखलत ना करे, अपने जो हलफ है उसकी पासदारी करे। बल्कि इतने सख्त कुछ वीलाग्स मैंने किए हैं कि नीचे कमेंट्स आते थे, अगर एक आध दिन मिस हो जाता था मेरा वीलाग तो लोग पूछते थे कि ठंडे इलाके की सैर वास्ते तो नहीं चुक के ले गए। अल्लाह का शुक्र रहा कि मामला उस सतह तक नहीं पहुँचे। और मैं इतना वो बदतमीज़ी के अंदाज में बात भी नहीं करता था, लेकिन जो हकीकत थी, हक़ाइक़ थे, वो तो बयान करने होते हैं। तो खान साहब आप बता दें, और खान साहब की बात पे मुझे यकीन नहीं है। एमी मेरे ख्याल वो जो टॉप 10 है ना जिनका मैंने जिक्र किया है, वो खान साहब को एमी कह देते हैं जनाब अज ओहदा फोन आया सी, उन्होंने कहा अगर इंज किया तो इंज कर देंगे, इंज किया तो इंज कर देंगे। और खान साहब ने भी ये कहा है, वो XY वाले जो है वो डराते हैं, धमकाते हैं नाम नंबरों से, और वो कहते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो करना है कर दो। खान साहब बड़े जज्बाती गुस्से में नज़र आ रहे थे। आज जो पिछले जलसे की निस्बत जो इनका ये चकवाल वाला जलसा है, सबसे ज़्यादा जज्बाती लो लहजा इनका इसमें था। और वह कहते हैं ये होते कौन है आपको डराने वाले, आप भी इनको डराएं, धमकी के जवाब में धमकी दें, डराने के जवाब में इनको डराएं। खान साहब अभी पता नहीं किस मूड में थे, वो वो बड़ा किसी ने तबसरा किया हुआ था कि मेरा ख्याल है कि खान साहब ने पहले वाइट लाइन क्रॉस की, वाइट लाइन समझ रहे हो तुसीं, और जो राणा सनाउल्ला यार कहता रहिंदा कि लाइनां खिंचदे ने, वो नशे नुशे की कोई गल करते होंगे ने। पहलों वाइट लाइन क्रॉस की, फिर रेड लाइन क्रॉस कर गए, क्योंकि वाइट लाइन क्रॉस करने के बाद इनको पता नहीं लगा कि रेड लाइन कहाँ पे है। और इसका जो रिएक्शन है वो मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ रिएक्शन अमली तौर पे
इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा। खान साहब जो कहते हैं ना, ये डराते हैं, धमकाते हैं, और फिर वो इलेक्शन की बातें, नए आर्मी चीफ की बातें। तो अगर नए आर्मी चीफ फ़र्ज़ करें तो नोटिफिकेशन पहले हो जाता है और पता चल जाता है जनाब कि ये बंदा है, इसका नोटिफिकेशन कर दिया गया है, ये आर्मी चीफ होगा, तब फिर खान साहब को मैं देखूंगा कि खान साहब उसके खिलाफ कैसे बात करते हैं कि जनाब ये, क्योंकि खान साहब तो ये समझते हैं, खान साहब का एक ही है, और खान साहब ने ये कह भी दिया हुआ है अपने वो जो टॉप 10 की आदत है ना, ये 4-5 प्यारे, 4.5-5 प्यारे हैं, उनको जिन पर ही शक करते हैं कि जाके तो उधर मिलता, उनको ही कहा है खान साहब ने कि अगर भाई जी ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आए ना, तो फिर से इलेक्शन कोई नहीं जितना। और फिर ये एक और बात से भी खौफज़दा है कि अक्टूबर 2023 में जो चीफ जस्टिस होंगे वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब होंगे। अदालतों में भी अपने पसंद के फैसले नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले, वो ज़ाहिर है तवक्को की जा रही है, तो वो खामख्याल बेंच नहीं होगा। तो फिर उधर दूसरी तरफ खान साहब ने जो भी आर्मी चीफ है जो इनकी मर्जी का नहीं है, ये चकवाल में खड़े होके जो इतना गर्म थे, समझ तो आ रही थी कि ये किसको आर्मी चीफ बनवाना चाह रहे हैं, उसकी बारी आ नहीं रही। अगर खान साहब की मेरिट वाली बात कोई मान ले तो वो तो चौथे 5वें नंबर पे बैठे हुए हैं। अगर आसम मुनीर साहब को भी शामिल कर लिया जाए फिर तो वो 5वें नंबर पे हैं। तो फिर 5वें नंबर वाले को अगर उठा के आर्मी चीफ लगाते हैं तो फिर सन्याटी कहाँ रह जाती है। तो खान साहब अब खौफजदा हैं कि जनाब वो कह रहे हैं कि मैं जनाब उनकी वो नर्सरी में नहीं पला, लेकिन उन्हें पता है कि जब तक वहाँ से खाद खूद पानी शानी नहीं मिलेगा तो मैं वो भरपूर पौधा नहीं बन सकता, मेरे पत्ते पुत्ते झड़ जाने हैं, और पत्ते उन्होंने झाड़ देने हैं। खान साहब के पत्ते जो है ना वो झड़ रहे हैं और मज़ीद झड़ जाएंगे, देख लीजिएगा। खज़ां है इस पौधे पे, खज़ां आ गई इनकी। खान साहब हो गए फ्रस्ट्रेशन का शिकार, उन्हें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तमाम रास्ते बंद, फ़ोन इन्हें खुद ही ब्लॉक कर दिए थे उनके नंबर, और फिर ब्लॉक नंबरों पे वो उम्मीद कर रहे थे कि कोई मैसेज। अब जो बोल रहे हैं ना इस तरह, उनकी कोशिश है कि यार कोई बंदा मेरे पास आए और आके मुझे समझाए कि खान जान दे यार, तेरी गल भी मान लांगे, बाकी सारी अफवाह अफवाहें हैं। ठीक है ना। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।